So let's start. So I'm telling you about the syllabus changes in the first 4 chapters to begin with. जो पहले 4 chapters हैं, अगर आपको याद हो, वो कोर्स में आपके ये हैं. We'll be going through the syllabus changes in the following chapters. जो सबसे पहला chapter मैं आपसे discuss करूँगा, that is cell structure. That's the first chapter in your course. The second chapter is biological molecules. The third chapter is on enzymes, and the fourth chapter that I'll be discussing. और मैंने आगे syllabus के ना जो इन 4 chapters से relevant learning outcomes दिए हैं वो सब मैं निकाल के लाया हूँ. Please make sure आप भी एक कॉपी की प्रिंट आउट निकालें और लर्निंग आउटकम्स भी याद करें. उससे आपको एग्जाम में फ़ायदा ये हो जाएगा. जब आप एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना जिसका आपको सिलेबस में लिंक याद नहीं आ रहा होता, ये कौन सा भाई चीज़ चेक करना है, तो अक्सर लर्निंग आउटकम्स है ना वो चीज़ रिकॉल हो जाती है कि यार एग्जाम में ये चीज़ खास पूछ रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर. द फोर्थ चैप्टर दैट विल बी डिस्कसिंग, जिसके हम चेंजेस डिस्कस करेंगे, सिलेबस चेंजेस, दैट विल बी सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट. पहले तो अपने जहन में ये रखो, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही मेजर चेंजेस सिलेबस में आए हैं. देयर नो मेजर चेंजेस इन द सिलेबस. ये चैप्टर्स पहले भी होते थे, अब भी हैं. हर चैप्टर के अंदर ना थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस हैं जो आपको जो है वो कोर्स के लिए पता होने चाहिए. लाइक तो वो मैं सारे माइनर चेंजेस आपको जो है वो वन बाय लर्निंग आउटकम के थ्रू बनाऊंगा. सो दैट्स द सिलेबस ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. पूरा नहीं है, ऐसी बात है, अभी आगे भी है. इन सारे लर्निंग आउटकम्स में जो यहाँ लिखा है ना, पहला वाला चैप्टर का जो पहला सबसेक्शन है, द माइक्रोस्कोप एंड सेल स्टडीज, इसमें कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है जो पहले क्या नाम है नहीं होता था, ऐड हुआ या पहले होता था अब रिमूव हुआ. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन योर अर्लियर सिलेबस एज वेल. मैं एक दफ़ा इनको गो थ्रू कर लेता हूँ ताकि तुम्हें जहन में हो कि तुमने ये चीज़ें की हैं. सो मेक टेम्परेरी प्रिपरेशंस ऑफ सेलुलर मटेरियल सूटेबल फॉर व्यूइंग विद अ लाइट माइक्रोस्कोप. लैब वर्क तो तुमने इतना किया नहीं है, बट अगर तुम लोगों ने अनियन की एपिडर्मिस की स्लाइड अगर बनाई थी तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ क्या नाम है दिस पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम. फिर लिखा हुआ है ड्रॉ सेल्स फ्रॉम माइक्रोस्कोप स्लाइड्स एंड फोटो माइक्रोग्राफ्स. ये भी तुम्हारा जो है वो क्या नाम है प्रैक्टिकल का लर्निंग आउटकम है. तो आई एम नॉट श्योर इफ यू made these diagrams in your course paper 3. तुम लोग ज़्यादातर बच्चे नहीं दे रहे हो भी लाइक, तो obviously they want to ask you to draw cells from microscope slides. but ये ज़रूर हो सकता है कि एग्जाम में पेपर 2 के अंदर तुम्हें फोटो माइक्रोग्राफ्स दे दें और बोलें स्केच करें सेल. they might get that. पेपर 2 में यूजली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, प्रैक्टिकल में ही आते हैं, बट you might get a question in case अगर इस लर्निंग आउटकम में पेपर 2 में कोई क्वेश्चन आता है. फिर पॉइंट 3 लिखा हुआ है कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेजेस एंड एक्चुअल साइज ऑफ द स्पेसिमेंस फ्रॉम ड्राइंग्स, फोटो माइक्रोग्राफ्स एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स. ये आपको पता है किस तरह करते हैं. वी ऑलरेडी डन दिस लर्निंग आउटकम. यूज एन आईपीस रेटिक्यूल एंड स्टेज माइक्रोमीटर स्केल टू मेक मेजरमेंट्स. ये आपके प्रैक्टिकल में भी आता है, P1 में भी आता है, P2 में भी आता है. जब मैं आपके साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना इन कमिंग क्लासेस, आई विल डू क्वेश्चंस विद यू जिसमें हम आईपीस रेटिक्यूल और स्टेज माइक्रो, बिकॉज हमने क्लासेस में ही नहीं ये किए लाइक, बट पास में जब तुम P1 खोलते हो ना अक्सर इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें नजर आते हैं जिसमें आईपीस रेटिक्यूल यूज हुआ होता है. आईपीस रेटिक्यूल अगर नाम कभी नहीं सुना तो ये प्लीज़ ये नाम फर्स्ट टाइम सुन लो कि जब क्वेश्चन हम रेलिवेंट कर रहे होंगे तो आई टेल यू हाउ बोथ ऑफ दीज आर यूज्ड टू कैलकुलेट व्हाट टू मेक मेजरमेंट्स. और ये P1 में इसके क्वेश्चंस आते हैं. लाइक प्रैक्टिकल में तो ये होता ही है, बट P1 में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं. फिर डेफिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन दीज टर्म्स विद रेफरेंस टू लाइट एंड इलेक्ट्रॉन. ये भी आपने पहले किया हुआ है, ठीक है ना. ये भी पहले होता था और आपने अपने क्या नाम है लेक्चर्स में ही किया हुआ है. द सेकंड सबसेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज सेल्स एज द बेसिक यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब यहाँ ज़्यादातर चीज़ें जो लिखी ना ये आपने पहले भी की है. पहले मैं वो चीज़ें पॉइंट कर देता हूँ जो कोर्स में नहीं है, ठीक है ना. जब आप ये 2022 से पहले वाला सिलेबस खोलेंगे ना लाइक, तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना सीलिया और माइक्रोविलाए, ये पहले मेंशन नहीं होता था और अब ये कोर्स में मेंशन है. एक तो ये चेंज है जो कोर्स में आपको नजर आ रहा है. दूसरा चेंज जो है ये जो चीज़ लिखी है ना, आउटलाइन द की स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल एज फाउंड इन टिपिकल बैक्टीरियम, ये पहले दिया होता था. बट पहले ना ये सारी चीज़ें जो यहाँ लिखी हुई ना बुलेट पॉइंट्स में, ये एग्जामिनर जो है ना वो डायरेक्टली लिख देता था लाइक एज अ क्या नाम है सेंटेंस में ही लिख देता था. अब जो है वो क्या नाम है एग्जामिनर ने ये सारे बुलेट पॉइंट्स में हाईलाइट करके लिख दिए हैं. तो यू शुड नो दीज वेरी वेल. और आपको ये सारे पता हैं, ये नहीं है आपको रिकॉल हो जाएगा अभी कि जब आपसे पूछे ना डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, तो आपके जहन में क्या आना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं. उनका डायमीटर रेंज 1 to 5 माइक्रोमीटर क्या नाम है ऑन एवरेज इसके इस डायमीटर रेंज के बीच में होता है. सेल वॉल्स उनकी पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती हैं. सबके पास सर्कुलर डीएनए होता है और सबके सब 70S राइबोसोम उनके साइटोप्लाज्म सबके पास 70S राइबोसोम होता है. एंड दे आर डिवॉइड ऑफ व्हाट, ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दे आर डिवॉइड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. लाइक ये फीचर्स आपको सारे पता हैं. एग्जाम में ये बुलेट पॉइंट में बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है. लाइक आपसे जब पूछेंगे ना मेन फीचर्स ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल,
जैसे जो टिपिकल बैक्टीरियम एक सेल होता है, बैक्टीरियल सेल होता है, उसके ये मेन फीचर्स आप याद रखेंगे। सिलेबस बहुत हैंडी चीज़ होती है यार, मेक श्योर जब आप सिलेबस पढ़ रहे हो ना आपको पता हो कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें लाई, ठीक है ना। ये पहले भी दिया होता था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ ये जो बुलेट पॉइंट्स में हम लिखा है ना, ये पहले बुलेट पॉइंट्स में ये लिखा होता था, ये एक एज अ स्टेटमेंट लिखा होता था, जिस तरह ये लिखा हो ना की स्ट्रक्चरल फीचर्स, और ब्रैकेट में ये सारी चीज़ें लिखी होती थी, कॉमा कॉमा करके, यूनिसेलुलर कॉमा, डायमीटर 1 to 5 कॉमा, पेप्टाइडोग्लाइकन। अब ये नई तरीके से लिख दिया, आपको पता होना चाहिए ये सारे फीचर्स के यहाँ पे जो लिखे हैं। एक ये आपको थोड़ा सा चेंज नजर आएगा सिलेबस में। और लास्ट सी, ये जो लर्निंग आउटकम दिया हुआ है ना, इस लर्निंग आउटकम में एक बहुत प्रोमिनेंट चेंज है, और मैं बताता हूँ क्या चेंज है। आपको ये पता है कि एक वायरस जो होता है टिपिकल, उसके पास न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं और उसके पास कैप्सिड होता है, ये आपको चीज़ पता है ना लाइक। पर याद है मैं तो बताया था, कुछ वायरसेस होते हैं उनके पास बाहर का एनवेलप भी होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, ऑफ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये पहले लर्निंग आउटकम में बिल्कुल नहीं होता था, और ये एक नई चीज़ ऐड कर दी है। मैं इसको ना हाईलाइट भी कर देता हूँ। हाईलाइट कहाँ गया यार, हाईलाइट आई थिंक फुल फॉर्म में नज़र आएगा आपको, तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ। प्लीज़ रिमेंबर, ये जो लिखा हुआ है ना, एंड दैट सम viruses have an outer envelope made up of phospholipids, प्लीज़ ये याद रखना। याद है हमने HIV वायरस किया था, लाइक HIV सॉरी किया था, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस था, उसमें मैंने तुम्हें दिखाया था उस वायरस के बाहर जो है एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर थी जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स थी। दैट इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ वायरस जिसमें बाहर जो है एक एनवेलप भी होता है। ये जो एनवेलप होता है ना, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, याद रखो, दिस एनवेलप इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का एनवेलप, और उसमें क्या होती है आपके पास, क्या नाम है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। लाइक जैसे उसमें याद होगा, मैं अगर तुम लोगों को चीज़ें याद नहीं होती हैं, और अगर तुम्हें याद हो उस वायरस HIV के अंदर मैंने लेबल किया था GP120 और GP41, अगर तुम्हें याद हो लाइक, तो वो बेसिकली आपके पास दो क्या नाम है ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो कि HIV के बाहर वाले एनवेलप में आपको नजर आती हैं। सो प्लीज रिमेंबर, टिपिकल वायरस जो होता है, टिपिकल वायरस जो होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड आपको नजर आएगा, DNA या RNA, और इसमें भी हमने क्लासिफिकेशन की थी, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड DNA, या सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है, ठीक है ना कोई एक न्यूक्लिक एसिड होता है, और उस न्यूक्लिक एसिड के अराउंड एक प्रोटीन कोड होता है जिसको कैप्सिड बोलते हैं। ये मिनिमम क्या नाम है वायरस का स्ट्रक्चर होता है, हर वायरस में ये आपको जरूर नजर आएगा। इन एडिशन कुछ वायरसेस में एक बाहर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का लेयर भी होता है, लाइक, ठीक है ना। तो वो जो आपके पास फॉस्फोलिपिड का एनवेलप नजर आता है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो आपको अक्सर वायरस में नजर आती हैं, और उन ग्लाइकोप्रोटीन्स का फायदा क्या होता है मैं तुम्हें HIV में भी बताया था, दैट विल एनेबल द वायरस टू रिकॉग्नाइज होस्ट सेल एंड एंटर द होस्ट सेल एज वेल, ठीक है। तो ये हो गए मेन चेंजेस जो आपको इस चैप्टर में नजर आ रहे हैं। मैं नहीं ख्याल आगे कोई इस चैप्टर का लर्निंग आउटकम है, अभी अब आगे जाता हूँ, पहले मैं बाकी लर्निंग आउटकम भी रीड कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ मिस किए। मैं तो ये स्लाइड पर तुम्हें वो बताया ना जो जो नई चीज़ें। माइक्रोविलाई हमने क्लास में बिल्कुल भी नहीं किया, तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में तुम्हारे लिए माइक्रोविलाई की पिक्चर डाली हुई है, तो मैं रिकॉल करा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आपने माइक्रोविलाई पहले भी टर्म सुनी हुई है। जब O लेवल्स में आपने वो नहीं पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उस वो फोल्डेड होती है बहुत, और वो जो फोल्ड्स होते हैं लाइक उनमें जो सेल्स होते हैं उन सेल्स में माइक्रोविलाई होता है। वो मैं अभी तुम्हें आगे जाके डायग्राम दिखाता हूँ, वहीं पे मैं तुम्हें माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर और फंक्शन भी दिखा दूंगा। सीलिया हमने बहुत डिटेल में कर लिया था, तो तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए। अब सेंट्रियोज, माइक्रोट्यूब्यूल, सीलिया, ये हमने बहुत डिटेल में किया था, ये आपको अब जो है वो रटा होना चाहिए। बाकी जितने भी ये स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, you should be your क्या नाम है familiar with all of these structures that I mentioned हुए हैं as the learning outcomes। जो पॉइंट नंबर 2 यहाँ लिखा हुआ है, describe and interpret photomicrographs, electron micrographs and drawings of typical plant and animal cells, ये आपको आता है। comparison of the typical animal and plant cell, ये भी आपको आता है। अच्छा, ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, state that cells use ATP from respiration for energy requiring processes, पहले ये लर्निंग आउटकम जो होता था ना उसमें बस लिखा होता था एटीपी के रोल बताएं आप, ठीक है ना, इस तरह लर्निंग आउटकम ही लिखा होता था। अब उन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया, भाई आप बताएं एटीपी जो सेल्स बनाते हैं फ्रॉम दिस प्रोसेस वो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस में यूज होता है। तो तुम लोग को ये भी लगता है कोई पता नहीं कोई लाइक साइंस फिक्शन पूछी हुई है, और भाई इस लर्निंग आउटकम में वो आपसे पूछ रहा है भाई कौन सी ऐसी प्रोसेस हैं जिनमें एनर्जी यूज होती है, सही सी बात है। तो जो कोर्स में पढ़ी है वो वाली प्रोसेस लिखना ना यार, साइंस फिक्शन नहीं माना यहाँ पे। तो कोर्स में तुमने जो कॉमन प्रोसेस पढ़ी हैं जिनमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या नाम है एनर्जी यूज होती है, उसमें क्या क्या चीज़ आएगी, मैं कलर इसको थोड़ा सा डार्क कर दूँ, तो उसमें आप क्या याद रखेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होती है भाई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपके पास हो गया एक, ये प्रोसेस आपने पढ़ी हुई है। प्रोटीन सिंथेसिस आपने प्रोसेस पढ़ा हुआ है जिसमें एनर्जी यूज होता है, आप वो लिखें, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर एनर्जी यूज होती है। लाइक DNA रेप्लिकेशन आपने प्रोसेस पढ़ा हुआ है, आप वो लिखें, उसमें बेसिकली एनर्जी यूज होती है। लाइक तो मेंशन दोस प्रोसेसेस जो आपने कोर्स में पढ़ी हैं। और भी बहुत सारी प्रोसेस हैं तुम यहाँ लिख सकते हो जिनमें एनर्जी यूज होती है। मैंने सिंपल ये लोकोमोशन लिख देना यार, मूवमेंट जो होती है उसमें एनर्जी यूज होती है। लाइक सो मेनी प्रोसेसेस दैट यू कैन राइट जो कि एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होती हैं। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट दैट यू
delve deep into syllabi like these, कैम्ब्रिज में जब भी सवाल बनेंगे ना ये इसके अंदर, दे विल नॉट गो बियॉन्ड जो कोर्स में चीज़ें मेंशन होती हैं. इफ़ यू नो द कोर्स के लर्निंग आउटकम्स वेरी वेल, देयर इज़ नो वे दैट यू शुड स्कोर पोorly इन योर एग्जाम. आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे. इसलिए सिलेबस को पढ़ना इज एज यूजफुल एज व्हाट एज गोइंग थ्रू द सिलेबस कंटेंट. तो आप नॉर्मली खुद रट्टा मार लेते हैं ना, सिलेबस खोल के आप देखें ना, आपको ऐसी चीज़ तो नहीं है मिस हो गई. कभी कभी होता है यार, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जहन से निकल जाती हैं. लाइक आप सिलेबस गो थ्रू करते हैं, वो चीज़ें आपके लिए रिफ्रेश हो जाती हैं. लाइक ठीक है. तो ये हो गया नंबर 4. 5 मैंने आपसे डिस्कस कर लिया. 6 में लिखा हुआ है, ये सिंपल है. कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल as found in typical bacterium with the structures of typical eukaryotic cells. So you know how a prokaryote is differentiated from a eukaryote. और eukaryotic cells की दो typical example दी हैं जो plant और animal cells आपके पास होते हैं. ठीक है. अब मैंने माइक्रोविलाई का जो स्ट्रक्चर था हमने क्लासेस में ये नहीं किया था. लाइक सीलिया हमने पूरा कर लिया था, सेंट्रियोल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ सीलिया हमने कर लिया था. माइक्रोविलाई का थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ. सो ये देखिए, यहाँ आपके पास है ना इंटेस्टाइन की इनर वॉल है. इस इनर वॉल को जब मैं जूम करता हूँ तो मुझे इस इनर वॉल में बहुत सारे ये फोल्ड्स नजर आते हैं. ये जो फोल्ड्स आप देख रहे हैं ना, लाइक ये एक फोल्ड, ये दूसरा फोल्ड, तीसरा, ये नहीं है माइक्रोविलाई. अगर मैं इसमें से एक फोल्ड को जूम करके देखूंगा ना, तो इस फोल्ड के अंदर जो ये सेल्स है ना, नजर आ रहे हैं ये सेल्स, इनको हम बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स. क्या बोलते हैं? एपिथेलियल सेल्स. और इन एपिथेलियल सेल्स का जो स्पेसिफिक नेम होता है वो एंटेरोसाइट होता है. एंटेरोसाइट बेसिकली ना थोड़ा सा तो मैं बताता हूँ ये वर्ड का ओरिजिन क्या है. साइट तो तुम्हें पता है सेल के लिए होता है. एंटेरो इज अ टर्म दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एंटेरिक, और एंटेरिक का मतलब होता है इंटेस्टाइन. ठीक है ना. तो ये इंटेस्टाइन का सेल है, इसका लिटरल तर्जुमा है इंटेस्टाइन का सेल. सही है. तो एंटेरोसाइट इज अ स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ एन एपिथेलियल सेल. तो ये आपके पास जो है ना, ये एंटेरोसाइट्स जो हैं, दीज आर ऑल स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स. और इनमें से अगर मैं एक सेल को जूम करूंगा ना, तो उस सेल में मुझे ये माइक्रोविलाई नजर आएंगे. समझ में आ रहे लाइक. तो प्लीज अपने जहन में बिठाओ, एग्जाम में बिल्कुल इस तरह की लेबलिंग आ सकती है और आपसे वो पूछ सकते हैं भाई क्या नाम है, आप बताएं भाई इस सेल में माइक्रोविलाई कहाँ है. तो कंफ्यूज नहीं होना. जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, उस वॉल में जो फोल्ड्स हैं, उन फोल्ड्स को जब आप, इनको फोल्ड्स ही बोलते हैं, समझ में आ गई ना. इन फोल्ड्स को जब आप, इन फोल्ड्स को ये आप नजर आए ना, इन फोल्ड्स को आप बोल सकते हैं, एक हर फोल्ड को आप विलस बोल सकते हैं. समझ में आ गई ना. विलस के ये एक इमेजिन करो, जो तुम्हें नजर आए ना, ये पूरा एक विलस है. VILLUS एक विलस है. ठीक है. इस विलस के अंदर जो सेल्स हैं, उन सेल्स के पास ये आपको नजर आ रही है फिंगर लाइक एक्सटेंशंस. इन फिंगर लाइक एक्सटेंशंस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई बोलते हैं. सो अगर तुम्हारे जहन में आए ना विलाई एंड माइक्रोविलाई आर द सेम टर्म्स, नो. ये जो फोल्ड्स हैं, हर फोल्ड को विलस बोलते हैं. कलेक्टिवली ये सारे फोल्ड्स विलाई कहलाते हैं. जब आप एक विलाई को यानी एक फोल्ड को जूम करते हैं और देखते हैं, तो उस फोल्ड के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं जो कि एपिथेलियल सेल्स हैं. इनको स्पेसिफिकली टर्म उनके लिए एंटीरोसाइट होती है. उस एपिथेलियल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसकी फिंगर लाइक एक्सटेंशन होती हैं, उनको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं. सो अगर आप मुझसे पूछेंगे ना सर माइक्रोविलाई को मैं डिफाइन कैसे करूं, तो माइक्रोविलाई क्या होते हैं? माइक्रोविलाई और फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, और फिंगर लाइक extensions of the cell surface membrane of epithelial cells of epithelial cells. अब एग्जाम्पल क्या है एपिथेलियल सेल्स की? एक तो आपको नीचे लिखी हुई नजर आ रही है एंटेरोसाइट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एपिथेलियल सेल जिसमें माइक्रोविलाई है. एक और मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये आपके कोर्स में क्या नाम है, जो टेक्स्ट बुक है ना आपकी कोर्स की, उसमें मेंशन होती है एक एग्जांपल. जो नेफ्रॉन होता है ना, पता नहीं तुमने ओ लेवल में नेफ्रॉन पढ़ा ही नहीं. नेफ्रॉन के ना लाइक किडनी में होते हैं नेफ्रॉन. ठीक है. किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना, नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. उसके जो सेल्स होते हैं ना, लाइक उनमें भी माइक्रोविलाई होता है. तो मैं सिर्फ यहाँ नाम लिख रहा हूँ, तो मैं बेशक तुम ये याद ना करो, एंटेरोसाइट याद करो, एपिथेलियल सेल ही से याद कर लो टर्म यार, कोई मसला नहीं है. सेल्स ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सेल्स ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. बाय द वे A2 में ही आएगा वैसे यार, नाम याद ही कर लो, मतलब कि इतना कोई मुश्किल नहीं है. सो एंटेरोसाइट आर एग्जांपल्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स, एंड द सेल्स ऑफ व्हाट? सेल्स ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड आर एग्जांपल्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स, जिनके जो है वो सेल सरफेस मेम्ब्रेन जो होगी वो फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाएंगे, जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई बोलते हैं. अब सवाल ये पैदा होता है, फायदा क्या है, बेनिफिट क्या होता है?
सो माइक्रोविलाई का मेन बेनिफिट क्या है, दैट दे प्रोवाइड व्हाट, अ लार्ज सरफेस एरिया। सवाल ये पैदा होता है किसके लिए लार्ज सरफेस एरिया। तो देखो अगर ये माइक्रोविलाई, आप उन सेल्स के माइक्रोविलाई की बात कर रहे हैं जो गट में, तो जाहिर सी बात है फायदा क्या होगा, दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अगर किडनी के सेल्स में ये माइक्रोविलाई हैं तो वहाँ पे ये प्रोवाइड करेंगे लार्ज सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। ये किस चीज़ की रीएब्जॉर्प्शन होती है, तुम A2 में पढ़ोगे, बिल्कुल टेंशन ना लो। रीएब्जॉर्प्शन होती है बस एक प्रोसेस जो कि किडनी में नेफ्रॉन्स के अंदर हो रही होती है, उसके लिए ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो माइक्रोविलाई, देता हूँ एक मिनट, पर्पस क्या है माइक्रोविलाई का, पर्पस माइक्रोविलाई का क्या होता है, they provide a large surface area, provide a large surface area, large surface area for number one, क्या चीज़ बोली है मैंने, absorption of digested food, absorption of digested food, और दूसरी चीज़ क्या याद रख लोगे, reabsorption, reabsorption, reabsorption of useful substances, useful substances in what, in the नेफ्रॉन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ नेफ्रॉन। आपको यहाँ पे अगर तुम्हें प्रॉक्सिमल कॉन्ट्रीब्यूल स्पेसिफिकली लिखना हो वो भी लिख सकते हो, लाइक रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस इन द क्या नाम है, प्रॉक्सिमल कॉन्ट्रीब्यूल। या अगर ये नाम नहीं याद आ रहा हो तो ये लिख देना भाई, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस इन द नेफ्रॉन, वो भी एग्जामिनर सही कर देगा। तो ये आपके पास माइक्रोविलाई का क्या नाम है फंक्शन हो जाता है। अब मैं स्ट्रक्चरली एक दफ़ा फिर चीज़ बता रहा हूँ और मैं बताता हूँ कौन कौन से लेबल्स आप याद रखेंगे। इस डायग्राम के अंदर ये जो पूरी डायग्राम नजर आ रही है, इसमें आप सिर्फ एक लेवल याद कर लें और वो है विलाई। और विलाई क्या होते हैं, फोल्ड्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो सारे आपको नजर आए ना फोल्ड्स, जिनको मैं पहले फोल्ड्स बोला था, इन फोल्ड्स को आप कलेक्टिवली विलाई बोल सकते हैं। और एक फोल्ड जो होता है, यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाला एक फोल्ड देख रहा हूँ, यानी जो एक पूरा फोल्ड है, ये एक पूरा फोल्ड है, इसको विलस बोलते हैं। अगर मैं एक फोल्ड और यानी एक विलस को जूम करके देखूंगा तो उस विलस के बहुत सारे क्या होंगे, सेल्स होंगे। ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं, समझ में आ गया लाइक। और ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनका स्पेसिफिक नाम क्या है, एंटेरोसाइट है। अगर मैं इस सेल को जूम करूंगा तो मुझे सेल के अंदर अब क्या नजर आएंगे, माइक्रोविलाई नजर आएंगे। सही है। सो ये आपके पास हो गया माइक्रोविलाई का थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिटेल्स। याद रखो माइक्रोविलाई करना है आपने। अभी तुम मुझसे पूछो सर ये याद करना है, लैक्टियल है और ये ब्लड वेस कैपिलरी नेटवर्क है, आपसे नहीं पूछेंगे, आप उसके बारे में टेंशन ना लें, आपको माइक्रोविलाई के बारे में बताना चाहिए। समझ में आ गई। तो जो वहाँ पे लर्निंग आउटकम है उसमें आप पिछला वाला कोर्स खोलेंगे ना तो माइक्रोविलाई सीलिया मेंशन नहीं होता था, अब मेंशन किया तो जाहिर सी बात है, यू शुड इंस्टेड में वो एटलीस्ट मेक श्योर कि भाई इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा वो होता है ना। वहाँ आ जाएगा तो वहाँ थोड़ी याद करेंगे यार कि हमने किया था, नहीं किया था, कब किया था, कहाँ किया था। भाई कोर्स में लिखा है आपको करके जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है। समझ में आ गया। लाइक मेक श्योर के लाइक आप एक एक चीज़ लर्निंग आपको में ना घोल के पी के जाएं। समझ में आ गया। लाइक कुछ नहीं छोड़ेंगे आप। आपका ए ग्रेड नहीं सिर्फ होना चाहिए, इट हैज़ टू बी अ वेरी गुड है, ताकि आपका जो A2 वाला ग्रेड है ना वो सिक्योर हो जाए। अपने जहन में प्लीज रखना। और P3 यारों को तुम लोग नहीं दे रहे हो तो P1 P2 है तुम्हारे पास सिर्फ, लाइक इनमें तुम्हें बहुत अच्छा खेलना है। तुम्हें समझ में आ गया ना, एक एक मार्क के लिए तुम्हें लड़ना है, अपने जहन में प्लीज ये रखो। सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में जो पहला सब टॉपिक है दैट इज टेस्टिंग फॉर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। कुछ ऐसा खास नया नहीं है, सिर्फ ये कि ये वाली चीज़ ना अलग करके लिख दी है। जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का टेस्ट होता है ना वो अलग करके स्पेसिफाई करके लिख दिए। लाइक पहले भी आप करते थे, अभी भी आप करने, और आपको रटा हुआ होना चाहिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए आप किस तरह टेस्ट करेंगे। प्लीज़ रिमेंबर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो मेन एग्जाम में टेस्ट होती है वो कौन सी होती है, सुक्रोज होती है। उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ भी है, यूजिंग एसिड हाइड्रोलिसिस एंड देन व्हाट, द बेंडिक सोल्यूशन। तो जब भी आप नॉन रिड्यूसिंग शुगर को टेस्ट कर रहे होते हैं पहले एसिड के थ्रू उसको हाइड्रोलाइज करते हैं ताकि आपके पास जो सुक्रोज है वो टूट के ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाए, जो कि दोनों रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। और फिर आप बेंडिक्स टेस्ट रन करते हैं और वो फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। डायरेक्टली अगर आप बेंडिक्स टेस्ट रन करेंगे तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है वो आपको कोई कलर चेंज नहीं देगा। ठीक है। जो दूसरा सेक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो लिखी हैं, रिंग फॉर्म्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, ये भी पुराना है। डेफिनेशन ऑफ सर्टेन टर्म्स, ये भी पहले कोर्स में था, आपने किया हुआ है। स्टेट द रोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये लर्निंग आउटकम पहले भी होता था पर इस तरह लिखा नहीं होता था। अब यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया रोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन जॉइनिंग स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर्स। ऐसी बात है, जो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स दोनों में बात करें के सबसेक्शन कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स का, तो दोनों के रोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे फॉर जॉइनिंग स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म पॉलीमर्स ना। लाइक तो आपके पास ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं,
आपके पास एस्टर बॉन्ड्स हैं, और आपने प्रोटीन में भी पढ़े जो यहाँ लिखा नहीं है, बट प्रोटीन के अंदर भी एक कोवलेंट बॉन्ड है, दो कोवलेंट बॉन्ड्स है जो आपने पढ़े हैं, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड था कोवलेंट बॉन्ड, और दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड था। तो ये कोवलेंट बॉन्ड्स अपने साइन में रखना सारे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स किस तरह स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है टू फॉर्म व्हाट बिगर मॉलिक्यूल्स। फिर लिखा है स्टेट दैट ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड माल्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ये हमने क्लास में किया था ज़्यादा डिटेल में। सारे मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर हैं, और डाइसैकेराइड्स भी ज़्यादातर रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, एक्सेप्ट फॉर जो कॉमन डाइसैकेराइड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। तो ये सब जो लिखे हुए ना आपके पास, ये सब के सब रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर अपने ज़हन में रखो, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, डाइसैकेराइड्स में ज़्यादातर रिड्यूसिंग है, एक्सेप्ट फॉर व्हाट, एक्सेप्ट फॉर सुक्रोज, एक्सेप्ट फॉर सुक्रोज, दैट्स अ कॉमन नॉन रिड्यूसिंग शुगर जिसके बारे में आपसे एग्जाम में टेस्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बाय कंडेंसेशन। फॉर्मेशन भी है, और जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम होगा उसमें इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। दोनों आपने किया हुआ है, दोनों आपको बहुत अच्छा आना चाहिए कि डाइसैकेराइड्स की फॉर्मेशन किस तरह होती है थ्रू अ कंडेंसेशन रिएक्शन, और डाइसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस किस तरह होती है थ्रू अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोलिसिस का लर्निंग आउटकम दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ है डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट ऑफ द पॉलीसैकेराइड, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, जो पॉइंट नंबर 7 लाइन लिखा हुआ है। अच्छा, पहले जब कोर्स होता था ना यार, तो वो इस तरह पॉइंट्स में ही लिखी होती चीज़ें। पहले जो है वो कोर्स में ना ABCD करके लर्निंग आउटकम लिखे होते, तो ये चीज़ इन्होंने अच्छी की है, बिकॉज उससे थोड़ा सा ना लाइक लर्निंग आउटकम्स रिकॉल करने में आसान हो जाती है। बिकॉज हमारा ब्रेन भी ऐसा होता है, जिनका ब्रेन नंबर्स में अच्छा होता है ना, वो उसको याद होते हैं इतने टोटल थे लाई, तो आप आराम से बेसिकली इस चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, describe the molecular structure of polysaccharide cellulose and outline the arrangement of cellulose molecules and which contributes to the function in plant cell wall। ये आपको पता है, पहले भी होता था, कोई नई चीज़ नहीं है। लाइक ट्राइग्लिसराइड्स का रोल, वो फीचर, वो क्या नाम है, feature a property as a non-polar hydrophobic molecules and their molecular structure including reference to fatty acids both saturated and unsaturated, glycerol and the formation of ester bonds। ये आपको सब पता है, और अपने क्लास सेक्शन में हमने डिटेल में किया हुआ है। डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ, रिलेट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स टू देयर फंक्शंस। तो आपको लिपिड्स के याद है, हमने फंक्शन लिखे थे एज हार्मोन्स, एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन, जो हमने लिस्ट लिखी थी लाइक, तो वो सारी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। रोल्स ऑफ लिपिड्स, यहाँ पे वो इन टर्म्स ऑफ रोल ऑफ ट्राइग्लिसराइड लिखा हुआ है, आप वो रोल ऑफ लिपिड्स यहाँ पे याद रखेंगे। एक स्पेशल टाइप के लिपिड्स होते हैं जिनको फॉस्फोलिपिड्स कहा जाता है, उनके आपको स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, उनका आपको फंक्शन भी पता होना चाहिए। जो तीसरा वाला सबसेक्शन है इस चैप्टर का, दैट लिंक्स टू प्रोटीन्स, दैट इज रिलेटेड टू प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स के अंदर आपको क्या क्या करना है, लाइक मैं पहले वो चीज़ आता हूँ जो यहाँ पे थोड़ी सी एक अलग तरीके से लिखी हुई है, जो इस फैशन में पहले नहीं लिखी जाती, सिर्फ वो पहले बता देता हूँ, और फिर मैं बाकी लर्निंग आउटकम को थ्रू कर देता हूँ, बिकॉज वो नई नहीं है, वो पुरानी है। और वो ये चीज़ ये है कि इन्होंने एक तो बॉन्ड्स को अलग अलग करके लिख दिया है, कि आपको पता होना चाहिए ये वाले बॉन्ड्स हैं विच होल्ड द टर्शियरी एंड द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और दूसरी चीज़, ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, स्टेट द that globular proteins are generally soluble and have physiological roles and fibrous proteins are generally insoluble and they have structural roles। ये पहले इतना क्लियरली नहीं लिखा होता था, अब आपको जो है ना क्लियरली एज ना लर्निंग आउटकम फॉर्म में लिख दिया, लाइक कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होती हैं। लाइक ये दो प्रॉपर्टीज होगी ना, हमने तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज की थी ग्लोबुलर प्रोटीन्स की, लाइक कि उसमें रेगुलर अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है, याद है हम लोगों ने की थी लाइक। तो उनमें से दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई है कि एक तो ये सॉल्युबल होती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स, और दूसरा इनके क्या होते हैं जो हमने लिखा था ना फंक्शनल रोल्स, वहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे फिजियोलॉजिकल रोल्स होते हैं, जैसे एंजाइम्स हो गए, लाइक हीमोग्लोबिन हो गया, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं ये इनसॉल्युबल होती हैं। आपको पता है क्यों इनसॉल्युबल होती हैं, लाइक बिकॉज फाइब्रस प्रोटीन्स में, जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन्स में क्या होता है, जो हाइड्रोफिलिक आर ग्रुप्स होते हैं वो बाहर होते हैं ना, उसकी वजह से प्रोटीन सॉल्युबल बन जाती है। इस केस में हाइड्रोफोबिक वाले आर ग्रुप्स बाहर होते हैं, तो ये क्या बन जाती है, क्या नाम है, इनसॉल्युबल प्रोटीन बन जाती है। और इन प्रोटीन्स के नॉर्मली स्ट्रक्चरल रोल होते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल रोल होते हैं लाइक। और स्ट्रक्चर टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ फाइब्रस प्रोटीन जो तुमने कोर्स में किया वो बेसिकली क्या है, कोलेजन है। फिर आपके पास स्ट्रक्चर है ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन आपके पास जो कोर्स में है वो एज एन एग्जांपल ऑफ अ ग्लोबुलर प्रोटीन है। बिल्कुल इसी तरह जो है वो आपके पास कोलेजन एज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, ऑफ अ फाइब्रस प्रोटीन है। प्लीज रिमेंबर यहाँ पे लिखा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म कोलेजन फाइबर्स। तो ये कोलेजन मॉलिक्यूल और कोलेजन फाइबर, इसकी डिस्टिंक्शन आपके जहन में बहुत क्लियरली होना चाहिए। दीज आर नॉट द सेम थिंग, प्लीज रिमेंबर। कोलेजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनसे कोलेजन फाइबर्स बनते हैं, समझ में आ गई लाई। तो दोनों को सिनोनिमसली यूज नहीं करना। कोलेजन मॉलिक्यूल जो होता है वो जो
ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर था ना ट्रोपो कोलेजन, उसको कहा जाता है लाइक, या तुम ये भी बोल सकते हो उस ट्रोपो कोलेजन को भी कोलेजन मॉलिक्यूल बोल सकते हो, और जो उस ट्रोपो कोलेजन में हर पॉलीपेप्टाइड चेन है ना उसको भी कोलेजन मॉलिक्यूल बोल सकते हो। दोनों एक्सेप्टेबल टर्म्स होती हैं। और जब ये बहुत सारे ट्रोपो कोलेजन मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं ना, फिर इवेंचुअली जाके पहले फिब्रिल बनेंगे, बाद में जाके इवेंचुअली क्या बनते हैं, कोलेजन फाइबर्स बनते हैं लाइक। You should also relate the structure of collagen molecules and collagen fibers to what? To their function. Mainly जो है इनके structural roles होते हैं, और वो structural role होती है इसलिए because इन proteins का structure बहुत क्या होता है, robust होता है, ठीक है। They are proteins that are generally resistant to pH, resistant to temperature changes, like इतनी easily जो है वो उनकी integrity, structural integrity इतनी easily affect नहीं होती है जितना globular proteins की affect होती है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास chapter on biological molecule। अच्छा एक लास्ट लर्निंग होगा वाटर का, कुछ नया नहीं है इसमें, exactly ditto same learning outcome है। Explain how hydrogen bonding occurs between water molecules and relate the properties of water to its roles in living organisms। Limited to, तुम्हें याद होगा कि मैंने क्लास में तुम्हें स्पेसिफिकली ये टर्म बताई थी, सॉल्वेंट एक्शन, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हमने किया था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हमने किया था। हमने तो और भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टीज ऐसा नहीं है कोर्स में नहीं है, वो आगे जाके ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स में जुड़ जाती हैं, कोहेजन एडिशन वगैरह जो हमने पढ़ा था ना, वो ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स में बेसिकली जो है वो मर्ज हो जाती हैं प्रॉपर्टीज, तो वो भी आपको पढ़नी है एज प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज ऑन एंजाइम्स। एंजाइम में जो मेन चेंजेस है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, लाइक ऐसे चैप्टर तुम्हें मेन चेंजेस में क्या मिलेंगे, लाइक जो, और फिर मैं बाकी चीज़ें जो है वो तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेता हूँ, लाइक तो मेन चेंजेस ये हैं, तो और छोटे मोटे चेंजेस हैं, इतने बड़े नहीं, इस चैप्टर में कोई बहुत रेडिकल चेंज नहीं है। एक तो लर्निंग आउटकम जो आपको डिफरेंट नजर आएगा ना, जो पहले नहीं लिखा होगा कोर्स में, वो ये था, वो ये है, आउटलाइन द यूज ऑफ अ कलरीमीटर फॉर मेजरिंग व्हाट, फॉर सॉरी क्या हुआ, फॉर मेजरिंग, ठीक है। सो आउटलाइन द, सॉरी, तो ये जो आपको नजर आ रहा है नंबर 4, आउटलाइन द यूज ऑफ अ कलरीमीटर फॉर मेजरिंग द प्रोग्रेस ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व कलर चेंजेस। कलरीमीटर होता क्या है, लाइक मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ यार, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर, इंस्ट्रूमेंट दैट कैन measure the color changes in an experiment, that can measure color changes in an experiment। बेसिकली ये तुम्हारी जाहिर सी बात है लैब वर्क के साथ लिंक्ड है, बट जस्ट रिमेंबर ये एक डिवाइस का नाम होता है जो कलर चेंजेस विद टाइम जो होता है ना उसको मेजर कर सकती है। और अगर आप कलर चेंजेस विद टाइम, कलर चेंजेस से क्या मतलब है, कलर इंटेंसिटी विद टाइम जो चेंज हो रही होती है, तो अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ कलर इंटेंसिटी निकाल लें तो वो बेसिकली एक मेजर बन जाता है ना रेट ऑफ रिएक्शन का। ये हर एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन में आप कलरीमीटर नहीं यूज कर सकते, सिर्फ उन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन में आप कलरीमीटर यूज करेंगे जिन रिएक्शन में कलर चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कर रहे होते हैं ना, तो शुरू में जो स्टार्च का कलर आएगा विद आयोडीन सॉल्यूशन वो ब्लू ब्लैक होगा, बहुत इंटेंस ब्लू ब्लैक होगा। विद टाइम ये कलर ना थोड़ा सा लाइट होता जाएगा। अगर आप अमाइलेज से स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करें तो स्टार्च की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी ना, तो वो विद टाइम जो है वो कलर कम होता जाएगा। आपकी विजिबल ये नेकेड आई जो है ना, हो सकता है उस कलर को चेंज को, जो इंटेंसिटी कम हो रही होती है ना ब्लू ब्लैक की, शायद उसको देख ना पाए, बट कलरीमीटर उसको पिक कर सकता है। और विद टाइम वो कलर जो है, जब पूरा स्टार्च हाइड्रोलाइज हो जाता है तो वो कलर क्या बन जाता है, ब्राउन सोल्यूशन बन जाता है ना, और आपके पास कलर जो है वो ब्लू ब्लैक से ब्राउन हो जाता है लाइक। तो ये कलर चेंजेस आप कलरीमीटर से मेजर कर सकते हैं लाइक। और फिर आप ग्राफ बना सकते हैं ऑफ कलर इंटेंसिटी, तो कलर इंटेंसिटी क्या नाम है, जो आप मेजर कर रहे थे विद टाइम, तो कलर इंटेंसिटी अगेंस्ट टाइम का आप ग्राफ बना सकते हैं, और उस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा उससे आप क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। सो यू कैन यूज व्हाट, कलरीमीटर एज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर कलर चेंजेस इन दोज एक्सपेरिमेंट्स जिनमें जो है वो आपके पास कलर चेंजेस आ रहे होते हैं। तो उन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन में जिनमें कलर चेंजेस होते हैं ना, उनमें आप ये इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ द या प्रोग्रेस ऑफ द एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। उस इंस्ट्रूमेंट को हम कलरीमीटर बोलते हैं। तो एक ये चीज़ है जो पहले आपको नज़र नहीं आती थी, क्या नाम है, इन द लर्निंग आउटकम्स। और एक छोटी सी और चीज़ जो लर्निंग आपको नज़र नहीं आती थी, अगेन जो नेक्स्ट वाला तुम्हें नजर आ रहा है ना सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंजाइम का, फैक्टर्स दैट अफेक्ट एंजाइम एक्शन, उसके अंदर ये जो लर्निंग आउटकम नंबर 1 लिखा है ना, उसमें जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है वो अगेन यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में दिए हैं, और विच इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ इलस्ट्रेटिंग इन्फॉर्मेशन। कभी कभी ये होता है जब सेंटेंस में चीज़ें लिखी होती हैं कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, तो बुलेट पॉइंट्स में देने से वो चीज़ें ना लाइक ज़्यादा हाई प्रोमिनेंस में आती हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल इस तरह जिस तरह पहले होती थी, सिर्फ यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि जब आप रेट ऑफ क्या नाम है एंजाइम इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन मेजर कर रहे होंगे ना, तो आप उस पीएच को ऑल्टर करेंगे यूजिंग
डिफरेंट बफर सोल्यूशन, यूजिंग व्हाट डिफरेंट बफर सॉल्यूशंस। तो ये बफर सोल्यूशन टर्म है, ऐसी बात है, अभी तुम लोग एएस के बच्चों, तो ये तुम्हारे लिए कोई इतनी कॉमन टर्म नहीं होती है। तो दीज आर सोल्यूशन दैट कैन हैव व्हाट डिफरेंट पीएच। लाइक नॉर्मली जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो आप डिफरेंट डिफरेंट पीएच के जो है वो ले सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पीएच के बफर सॉल्यूशन में आप एंजाइम एक्टिविटी मॉनिटर करें, और रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी अगेंस्ट पीएच का आप क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। लाइक तो यू कैन यूज व्हाट, यू कैन यूज बफर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट पीएच। I mean, I don't use buffer solutions of different pH. Use buffer solutions of different pH, और उसमें आप हर pH में फिर जो है वो रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी मेजर कर लें, और रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी अगेंस्ट pH का आप क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। यूजली ये बफर सोल्यूशन क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ऐसे जो जो सोल्यूशन बफर सोल्यूशन होते हैं ना, लाइक वो अपना pH इतना इजीली चेंज नहीं करते हैं, दे रेजिस्ट चेंजेस इन देयर pH। लाइक तो आपका, अगर आपके पास लेट्स से एक बफर सोल्यूशन है, उसका pH 5 है, तो वो अपना pH 5 ही रखने की कोशिश करता है, इतना इजीली अपना pH चेंज नहीं करेगा। या अगर उसका pH 6 है या 7 है, तो फिर वो उस pH को यूजली क्या करता है, मेंटेन रखता है। लाइक बाकी जितनी भी, अच्छा एक और छोटी सी चीज़ है जो लर्निंग आउटकम नंबर 3 में लिखी हुई है, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। ये पहले टर्म नहीं डालते थे, ये सिर्फ डालते थे कॉम्पेरेटिव नॉन कॉम्पेरेटिव। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था, कॉम्पेरेटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं वो यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं, नॉन कॉम्पेरेटिव दोनों टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल भी रिवर्सिबल भी, दोनों का ग्राफ एक जैसा ही आता है। तो तुम अपने एग्जाम में याद रखो, तुम इस तरह याद कर सकते हो, क्योंकि कोर्स में एज ए लर्निंग आउटकम ये लिखा हुआ है, तुम इसको इस तरह याद कर सकते हो, जो कॉम्पेरेटिव और नॉन कॉम्पेरेटिव। याद है नॉन कॉम्पेरेटिव का रिवर्सिबल केस कौन सा था, वो जो हम बोलते थे एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स जो है वो रिवर्सिबल होते हैं ना यार। एलोस्टेरिक जो है वो एंजाइम को परमानेंटली थोड़ी उसका शेप चेंज करता है, लाइक वो जब नीड होती है शेप चेंज करता है, जब नीड नहीं होती वो एलोस्टेरिक इनहिबिटर निकल जाता है, एंजाइम दोबारा रिस्टोर हो जाता है उसका शेप, एक्टिव साइट का शेप। तो आप जो है वो कॉम्पेरेटिव नॉन कॉम्पेरेटिव को दोनों को एज एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर्स याद रखेंगे। लाइक याद रखो नॉन कॉम्पेरेटिव इरिवर्सिबल भी हो सकती है, अब कोर्स में ये मेंशन है, तो आप ये वाला टर्म जो है याद रखेंगे, that both of these can be taken as what, as examples of reversible inhibitors। like बाकी जितनी भी चीजें लिखी हैं यहाँ पे, पहले वाला जो मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम में लर्निंग आउटकम नंबर 1 है, दैट इज लिंक्ड विद इंट्रासेलुलर वर्सेस द एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम। यू शुड नो एग्जांपल्स ऑफ बोथ ऑफ दीज। अक्सर तो एक सिंपल सा सवाल पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू कॉल एंजाइम्स दैट एक्ट आउटसाइड द सेल, आपको याद ही नहीं आ रहा होता। तो भाई जो आउटसाइड द सेल है वो एक्स्ट्रा सेल, सारे एंजाइम्स बनते तो किसी सेल के अंदर ही है ना, यहाँ एंजाइम सेल के बाहर तो बन नहीं सकते, बनते तो सब सेल के अंदर है। ये जो क्लासिफिकेशन होती है ये ऑन द बेसिस ऑफ होती है कि वो एक्ट कहाँ करते हैं। अगर एक एंजाइम सेल के अंदर एक्ट कर रहा है तो वो इंट्रासेलुलर एंजाइम है, सेल के बाहर एक्ट कर रहा है तो वो एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम है। फिर मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम इन टर्म्स ऑफ एक्टिव साइट, enzyme substrate complex, lowering of the activation energy, enzyme specificity, including what the lock-in की hypothesis and the induced fit, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। like investigate the progress of an enzyme catalyzed reaction, ये ऐसी बात है आपके प्रैक्टिकल वर्क से लिंक्ड होता है, बट दे कुड गिव यू व्हाट एनी पर्टिकुलर एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, और उसका रेट आपको ग्राफ दे देंगे, उस ग्राफ के मुताबिक फिर आपसे सवाल पूछ लेंगे। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं, इफ़ यू ट्राइड सर्टेन पास्ट पेपर्स तो आपको आइडिया होगा। अगर टॉपिकल वाले तुम्हें याद है तो उसमें ज़्यादातर ही तुम्हें मिलेंगे क्वेश्चन जो ग्राफ बेस्ड होते हैं, जिनमें आप रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन मॉनिटर कर रहे होते हैं फॉर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन। लाइक पॉइंट नंबर 1 मैंने यहाँ डिस्कस कर लिए। 2 is linked with Vmax and Km, and know that the significance of these two is what, that they can help you understand the affinity of different enzymes for this substrate, especially जो Km होता है उसकी वैल्यू से हम लिंक करते हैं, जितनी लो वैल्यू Km की होती है उतनी affinity एक एंजाइम की एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए क्या होती है, ज़्यादा होती है। The last learning outcome that you see over here is linked with what, with immobilization of enzymes using alginate, and how these immobilized enzymes और क्या नाम है, better than what than the enzymes that are free in solution। like दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट आपके कोर्स में लर्निंग आपको जिस तरह फ्रेज है उसमें यू शुड नो कि इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं ओवर एंजाइम्स दैट आर फ्री इन सॉल्यूशन। तो यू शुड बी वेरी गुड विद दीज। आपने 4-5 एडवांटेजेस की लिस्ट याद की थी, तो आपको वो पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम के लिए। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट चैप्टर, ठीक है, जो हमने आज करना है। तो जो तुम्हारे जहन में था ना, लाइक मैं भी समझा शायद 15 मिनट में हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग गया तो हमें, तो अच्छा है तुम्हारा रिवीजन हो रहा होगा चैप्टर्स का यार, या तुम्हारे लिए हो सकता है वो नई रेवलेशन हो रही हो यार, ये क्या पढ़ रहे हैं। तो अगर हो रही है अच्छी बात है, मतलब अभी हो रही है ज़्यादा बेहतर बात है। अभी एग्जाम में टाइम है 20 कितने दिन है यार, हैं अभी तो 3-4 हफ्ते तो हैं, नहीं 4 हफ्ते नहीं है, आई थिंक 3 हफ्ते के आसपास है ना, 2-3 हफ्ते के बीच में, तो प्लीज़ पढ़ लें यार आप। सो सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट, सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू आई थिंक 3 सबसेक्शन। तीनों के तीनों आपको यहाँ ऐसी स्लाइड पर नजर आ रहे हैं, पहले 2 मैंने जूम कर दिए, तीसरा वाला यहाँ पे नहीं, बल्कि 2 ही है ना, ये दूसरा वाला ही कंटिन्यू वाला है। तो 2 जो उसमें जो पहला वाला सबसेक्शन है फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन्स, आई विल गो थ्रू दैट फर्स्ट। इसमें जो पहला लर्निंग आउटकम लिखा हुआ है, दैट्स समथिंग दैट इज
Not new, it's the same fluid mosaic model आपको बताना है, like with reference to hydrophobic and hydrophilic interactions that account for the formation of phospholipid bilayer and the arrangement of proteins. Then आपको पता होना चाहिए arrangement of cholesterol, glycolipids and glycoproteins in cell surface membrane. All of you know about these two learning outcomes जो यहाँ mention है. फिर 3 में ना थोड़ा सा उन्होंने learning outcome को ना like थोड़ा सा ज़्यादा like डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो मेन आपने 5 चीजें की हुई थी एज रोल as structural components of the cell surface membrane. So you need to describe the roles of these in cell surface membranes with reference to, अब देखो उन्होंने लिखा क्या है, with reference to stability of the membrane, fluidity of the membrane, permeability of the membrane, transport proteins जो होती हैं, channel और carrier proteins, cell signaling and cell wall recognition. अब ये बहुत key terms है ना, like you should be able to make sense of all of these terms that I mean. लर्निंग आउटकम कोई बहुत नया नहीं है, पुराना ही है, बट थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है, लाइक यू शुड नो लाइक मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, परमेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सेल सिग्नलिंग, सेल रिकग्निशन, इनमें जो है वो इन सारी चीज़ों का क्या होता है, रोल होता है, लाइक जो आपके पास कंपोनेंट्स लिखे हैं ना, दे प्ले अ पार्ट इन दीज थिंग, लाइक यू शुड नो एग्जैक्टली हाउ ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स प्ले अ पार्ट इन, क्या नाम है, वन और मोर ऑफ दीज पर्टिकुलर, क्या नाम है, एस्पेक्ट्स दैट आर मेंशन्ड ओवर हियर रिगार्डिंग द सेल सरफेस मेम्ब्रेन. जो फोर्थ लर्निंग आउटकम है ना यार, ये पहले लर्निंग आउटकम नहीं आनी है, उसको बिल्कुल ही नए तरीके से उन्होंने लिखा है, और ये मैंने क्लास में जब किया था उस वक्त भी ये वर्ड यूज़ नहीं किया था. अब मैं एक वर्ड आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में अब आपने ये वर्ड यूज़ करना है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ है. इधर देखो यार, ये पहले इस तरह बिल्कुल नहीं लिखा जाता था यार, अब एग्जाम ने आपके लिए और आसान कर दिए. उसने लिखे हैं आउटलाइन द मेन स्टेजेस समय मैंने क्लास में जो किया वो इससे ज़्यादा डिटेल किया, उसमें मेन स्टेजेस के अलावा भी हैं, बट जो मेन स्टेज लिखी हैं वो भी हमने किए हैं, जो 3 नीचे लिखी हुई हैं. इसके अलावा मैंने 2 और भी आपको स्टेजेस लिखाई थी, आपको याद होनी चाहिए, प्लीज़ वो जाके आप खुद पढ़िएगा. सो आउटलाइन द मेन स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ सेल सिग्नलिंग लीडिंग टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज. और मेन स्टेजेस में यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, 1 2 नहीं लिखता यार, यहाँ ऑलरेडी 1 2 लिखा हुआ है, ABC. तो अब गौर से देखो क्या लिखा है, सिक्रीशन ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स फ्रॉम सेल्स, और यहाँ देख लो केमिकल का नाम क्या लिखा है, बिल्कुल ही साइंस फिक्शन है, लाइगेंड. आपने अपने क्लासेस में जब मैंने आपको लिखाया था, आई रोट दिस मॉलिक्यूल एज अ सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जैसे हार्मोन हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, तो कोई नई चीज़ नहीं आप पढ़ रहे और उसका एक नया नाम पढ़ रहे हैं. तो ये जो लाइगेंड्स लिखा हुआ है ना, ये नज़र आ रहा है आपको, जो लाइगेंड्स लिखा हुआ है, मैं यहाँ स्टेरिक मार्क कर देता हूँ, ये लाइगेंड्स के आप 2 एग्जाम्पल याद कर लें. जो आप लाइगेंड्स को आपने अपने जब क्लास में ये पढ़ा था ना, तो आपने लाइगेंड्स को बोला था एज सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, एज वाज as सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, सही है. और सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी 2 एग्जांपल्स मैंने आपको डिटेल में बताई थी क्लास के अंदर, वो हार्मोन्स थे और वो क्या थे, न्यूरोट्रांसमीटर्स थे. बस ये एक नया वर्ड है आपके कोर्स में ऐड कर दिए गए, कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, बस आप सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे, लाइगेंड्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे, लाइगेंड्स. तो लाइगेंड्स जो हैं वो स्पेसिफिक केमिकल्स हैं, लाइक जो सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल था वो स्पेसिफिक सेल से सिक्रीट होंगे, फिर ये लाइगेंड्स ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे टुवर्ड्स द टारगेट सेल्स, और फिर ये लाइगेंड्स जाके अपने टारगेट सेल्स पे जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स होंगे उन पे जाके बाइंड कर जाएंगे. इसके बाद भी 2 चीज़ें मैंने तुम्हें लिखाई थी कि जब वो बाइंड करेंगे तो सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक चेंजेस आएंगे, और फिर मैंने 5th चीज़ तो मैंने कही थी, फिर उसकी वजह से रिस्पॉन्स आएगा एक, वो चीज़ें यहाँ पे उसने लिख दी हैं, लाइक कि आउटलाइन द मेन स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ सेल सिग्नलिंग लीडिंग टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, जो हमने 0.5 लिखा था ना क्लासेस में, वो यहाँ लिखा हुआ है. मैं 1 2 3 4 5 तो मैं दोबारा बता देता हूँ. जो ABC है ना, ABC तो यहाँ लिखा हुआ है ना, लाइक एक है सिक्रीशन ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स फ्रॉम सेल्स. अब तुम उनको सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स नहीं बोलोगे, उनको क्या बोलोगे, लाइगेंड्स बोलोगे. क्या बोलोगे, लाइक. अच्छा लगेगा ना यार एग्जाम को, ऐसा नहीं है सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लिखने से गलत हो जाएगा. मसला है उसने क्वेश्चन में खुद ये टर्म लिख लिया तो आपको समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं यार, तो आपको बताना चाहिए ना कोर्स के लिए. तो उसने सिलेबस में एक चीज़ मेंशन की जो पहले थी नहीं, तो आप यूज़ करें ना एग्जाम में यार, अच्छा लगेगा, आप यूज़ करेंगे अपने एग्जाम में. तो आप क्या लिखेंगे, रिलीज या सिक्रीशन ऑफ स्पेसिफिक लाइगेंड्स फ्रॉम सेल्स, फिर these ligands will be transported in blood, आपके पास कॉमनली ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है टुवर्ड्स द टारगेट सेल्स, और फिर टारगेट सेल्स में जाके ये लाइगेंड्स या केमिकल्स अपने सेल सरफेस मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स होंगे उनसे बाइंड करेंगे, क्या नाम है, जिसकी वजह से सेल के अंदर एक स्पेसिफिक क्या नाम है सीरीज ऑफ चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से सेल एक रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, लाइक. तो ये आपके पास सेल सिग्नलिंग के मेन स्टेजेस हो जाते हैं. प्लीज रिमेंबर दी स्टेजेस. पास हो तुम यही
ABCDE याद करके चले जाओ ना, तो अपना वो खोलना जिस चैप्टर में हमने ये किया था, उसमें मैंने पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 लिखा होगा लाइक, तुम वो याद कर लो यार, तुम्हारे आधे से ज्यादा सेल सिग्नलिंग के क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे लाइक, इतना सिंपल होता है। तो अब इसमें जो है वो मेन नई चीज सिर्फ आपको क्या नजर आ रही है, लाइगेंड। समझ में आ गया ना, ये वर्ड आपके बिल्कुल नए, बाकी वही प्रोसेस है, कोई नई चीज नहीं है जो यहाँ पे आप लिख रहे हैं। तो प्लीज रिमेंबर जब एग्जाम में ये सवाल है तो आप भी यूज करें ना यार, अच्छा लगेगा जब आप ये लाइगेंड टर्म यूज कर लेंगे लाइक क्या नाम है एग्जाम के अंदर, लुक गुड इफ यू यूज इस पर्टिकुलर टर्म जो उसने बेसिकली कोर्स के अंदर मेंशन की हुई है। ठीक है, तो ये हो गया लाइगेंड का जो आपके लिए क्या नाम है एक नई चीज़ है, ये पहले इस तरह कोर्स में बिल्कुल मेंशन नहीं होता था, सेल सिग्नलिंग का लर्निंग आउटकम। जो सेकंड वाला पार्ट है, सबसेक्शन है इस चैप्टर का, मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स। उसमें पहली चीज़ लिखी हुई है, you're aware of all of these processes: simple diffusion, first-rate diffusion, osmosis, active transport, endo and exocytosis. You should be able to investigate simple diffusion and osmosis using plant tissues and non-living materials including whisking tubing and agar. आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस किए होंगे whisking tubing के पास पेपर्स के अंदर, तो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है how whisking tubing works and how it can be used to investigate diffusion and osmosis. ये जो लर्निंग आउटकम है ये थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई कर दिए। illustrate जो यहाँ लिखा हुआ है ना, illustrate the principle that surface area to volume ratios decrease with increasing size। ये हमने क्लास में किया, वैसे तो मैं बता रहा हूँ कि ये नया चीज़ ऐड हुई है। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो पहले भी होता था, मैं बता रहा हूँ उसमें नई चीज़ क्या कर दी है। बाय कैलकुलेटिंग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ सिंपल 3D शेप्स। और आगे लिखा हुआ है एज शोन इन द मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स। मैं मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स तुम्हारे साथ अलग करूँगा, जो कोर्स में एएस बायो कोर्स में रेलेवेंट मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। याद है तुमने पासों में कुछ क्वेश्चन देखे होंगे जिनमें वो क्या नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स अनसर्टेनिटी के कुछ सवाल हैं, तो भाई वो कोर्स का पार्ट है, सही है, वो नॉर्मली आप लैब वर्क में करते हैं, पर लैब वर्क तो हुआ ही नहीं है भाई, तो आई विल डू दोस क्वेश्चंस विद यू इन क्लासेस। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का जैसे आप फिजिक्स में रूल यूज करते हैं ना लाइक कि जो रॉ डेटा है उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो जिस वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, प्रोसेस डेटा में या तो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आप यूज करें या एक ज़्यादा, वही रूल बायो में भी होता है। जब मैं मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स में, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, तो मैं वो तुम्हारे साथ सिलेबस के एंड में मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स का पार्ट लेके आऊँगा ना। सिलेबस में लिखा हुआ है, अगर आपको ज़्यादा हुआ है ना कि आप पहले पढ़ लें तो प्लीज़ पढ़ें भाई, कोई मना नहीं कर रहा आपको, आप सिलेबस खोलें, उसमें एएस बायो में जितनी भी मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कोर्स का पार्ट है वो आपको पता होनी चाहिए लाइक, मतलब कि उसमें तो ये भी मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट है कि आपको लॉग का पता होना चाहिए, समझ में आ गई ना, हाँ कि लॉग यूज़ कैसे करते हैं नहीं, वो आपने लैब में तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा जब वो मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स होंगे। डोंट लीव एनीथिंग अनटच्ड, जो सिलेबस में लिखी ना, दैट्स द मिनिमम यू शुड नो, कुछ भी नहीं छोड़ के जाना, समझ में आ गई। अभी जो लिखा हुआ है ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ सिंपल 3D शेप्स, बेसिकली इसमें 2D भी है 3D भी है। जैसे दे एक्सपेक्ट यू टू नो द एरिया, हाउ टू कैलकुलेट द एरिया, फॉर्मूला वो आपको दे देंगे, बट हाउ टू यूज दैट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल, रेक्टेंगल, क्या नाम है स्क्वायर, और फिर 3D शेप्स में क्या आ जाएगा, स्फेयर हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये जो शेप्स होते हैं ना लाइक सिलेंडर हो गया, ये 3D शेप्स होते हैं, तो इनके भी एरियाज पेरीमीटर वगैरह वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपको पता हो। जब मैं मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स करूंगा ना उसमें तुम्हें नजर आएगा ये एज अ क्या नाम है पॉइंट गिवन, और मैं तुम्हें वहाँ पे डिटेल में ये चीज़ बता दूंगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ब्ला ब्ला, ये तुम लोगों को पता, तुमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी किए होंगे। इट्स अ सिंपल थिंग कि भाई जब आप क्यूब छोटा करते जाएंगे तो जाहिर सी बात है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो बढ़ता जाएगा लाइक, जितना छोटा क्यूब होगा उसमें ज़्यादा क्या नाम है एफिशिएंट डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी। ठीक है, जो लास्ट चीज़ आपको लास्ट दो लिखे हुए हैं सेकंड सब सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर में, those are investigate the effects of emerging plant tissues and solutions of different water, इसमें मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ, सही है। So investigate the effect of emerging plant tissues in solutions of different water potentials using the results to estimate the water potential of the tissue। याद है हमने किया था पोटैटो टिश्यू के साथ किस तरह आप पोटैटो टिश्यू का वाटर पोटेंशियल निकाल सकते हैं यूजिंग एक्सपेरिमेंट, फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ और फिर उनका डिफरेंस इन लेंथ। तो उसके जब कुछ ने पास में ग्राफ वाले क्वेश्चन जो हमने क्लासेस में किए थे लाइक, वो इस लर्निंग आउटकम से रिलेवेंट है लाइक। अब अच्छी चीज़ आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ। Explain the movement of water between the cells and solutions in terms of water potential, and explain the different effects of the movement of water on plant cells and animal cells। आगे देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, वो याद हमने किया था वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो उन्होंने आपके लिए अच्छी न्यूज़ छोड़ी है कि सोल्यूट और प्रेशर पोटेंशियल की नॉलेज चाहिए नहीं है, मौज मस्ती करो, ऐश करो, वो टेंशन ही नहीं है। तो अगर आपको अभी जब आप रिवाइज कर रहे हो तो जितना पहले पढ़ लिए ना पढ़ लिए, अभी दोबारा उसको ना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पढ़ने में, उसके बस ग्राफ देख लेना बस, बाकी की डिटेल वगैरह सोल्यूट और प्रेशर पोटेंशियल की अब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है लाइक। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसको भी मैं अनलाइन कर देता हूँ, जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपके पास ये चीज़ वहाँ पे लिखी हुई हो। सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस चेंजेस दैट वी हैव डन।
देयर विल बी 2 or 3 मोर पार्ट्स दैट विल डू इन द कमिंग क्लासेस। तो वो जब भी मैं कर रहा हूँ आपको बाकी चैप्टर्स में जो सिलेबस चेंजेस हैं उसकी भी समझ आपको मिल जाएगी। ठीक है।